हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 3 यानी कि ब्लॉक 3 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। यह इस ब्लॉक का पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड के बारे में मिस्रवासियों और सुमेरियों के लोगों के अनुसार पृथ्वी कैसी थी? तो इसका सही आंसर होगा, उनके अनुसार जो पृथ्वी थी वो चपटी और ठोस थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनानी भाषा में ग्रह शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा घुमक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनानियों द्वारा दिए गए ब्रह्मांड के सैद्धांतिक मॉडल का केंद्र क्या था? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। मतलब इन्होंने जो ब्रह्मांड का जो मॉडल पेश किया था उसमें पृथ्वी को केंद्र माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4, किस मॉडल के अनुसार पृथ्वी स्थिर अवस्था में स्थिर थी? सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते थे और आसमान में तारे अपनी जगह स्थिर थे। तो इसका सही आंसर होगा, वह मॉडल था भूकेंद्रीय मॉडल यानी कि जियोसेंट्रिक मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5, टॉलमी के भूकेंद्रीय मॉडल का एक अपवाद किसके द्वारा दिया गया मॉडल था जिसके केंद्र में सूर्य स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा, वो मॉडल जो था अरिस्टोरकस के द्वारा दिया गया था, जिसमें सूर्य जो था उसके केंद्र में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से प्रेक्षण कोपरनिकस के मॉडल के पक्ष में निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? ऑप्शन 1, सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम से अस्त होता है। चंद्रमा के समान शुक्र ग्रह की कलाई भी दिखती है। तीसरा, शनि ग्रह 3 भागों में बटा प्रतीत होता है। चौथा, अंधेरी किंतु साफ रात को आकाश में फैली हुई एक सफ़ेद पट्टी देखी जा सकती है। पांचवा, बृहस्पति ग्रह के चारों ओर घूमते हुए 4 उपग्रह दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, 3 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 7, कोपरनिकस के मॉडल में सूर्य किसके केंद्र में स्थित था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मांड के केंद्र में। मतलब कोपरनिकस ने माना था कि सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 8, दूरवर्ती तारों की पृष्ठभूमि में निकटवर्ती तारों की बदली हुई स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तारकीय लंबन यानी कि स्टेलर पैरालैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तारकीय लंबन में निकटस्थ तारों की पृथ्वी से दूरी नापने की विधि है। तो इसका आंसर होगा, ये जो दूरी होती है वो बराबर होती है 3.26 डिवाइडेड बाय ओ, जहाँ पे ओ मतलब होता है वृत्तांश के विकला यानी कि सेकेंड ऑफ एन आर्क। मतलब एक जो सर्कल का एक छोटा सा भाग, इसका जो वैल्यू निकाला जाता है, जो एंगल का 1/36 इससे कि ये बराबर होता है ये एक विकला। यह दूरी जो है हम कैलकुलेट करते हैं। यह जो आपको P दिख रहा है, यही जो है सेकेंड ऑफ एन आर्क, यही एंगल जो है वो निकाला जाता है। अगर हम बात करें कि तारकीय लंबन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी तारे को देख रहे होते हैं किसी पॉइंट से, मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट से हम तारे को देख रहे हैं, इस लाइन में जो तारा हमें, ये वाला जो तारा है वो हमें इस पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है तो वैसे वैसे ये जो तारे होते हैं ये मूव करते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं। आप जब इसको डेली ऑब्जर्व करेंगे किसी तारे को, देखेंगे कि वो अपनी जगह पे वो स्थिर नहीं है, वो धीरे 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 मूव कर रहा है। और सही से ऑब्जर्व किया जाए तो पता चलता है कि एक जो तारा होता है वो एक दिन में 1 डिग्री मूव करता है पृथ्वी के अनुसार। यदि आप किसी तारे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो, अगर आप इस पॉइंट से देख रहे हैं तो ठीक 6 महीने बाद आप पृथ्वी घूम के इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो तारे जो होगी हमारे रिस्पेक्ट में अब इस पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई तारा अभी उत्तरी दिशा में दिख रहा है, तो इसके ठीक 6 महीने बाद वो आपको दक्षिणी दिशा में दिखेगा, क्योंकि हर दिन वो 1 डिग्री आगे की ओर बढ़ता है। तो इसके अनुसार 180 डिग्री घूम के वो दक्षिण दिशा में आ जाएगा। तो तारकीय लंबन का अर्थ होता है कि जो निकट का तारा है उसको दूरवर्ती तारों की पृष्ठभूमि में जो उसका चेंजेस दिखाई देता है, उसी को ही हम लोग कहते हैं तारकीय लंबन यानी कि स्टेलर पैरालैक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए जून के समय में इस पॉइंट से देख रहे हैं किसी तारे को, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब हम लोग घूम के दिसंबर के समय में आते हैं यानी 6 महीने बाद, तो हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। तो उसका जो बदला हुआ स्थिति है उसी को ही हम लोग कहते हैं तारकीय लंबन यानी कि स्टेलर पैरालैक्स।
इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि स्टार्स जो होते हैं यानी कि तारे जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। एक्चुअली में पृथ्वी जो होती है सन के अराउंड मूव करती है, जिसके कारण जो होते हैं तारे ऐसे मूव करते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तारकीय लंबन को सबसे पहले किसने मापा? तो इसका सही आंसर होगा सन 1838 में जर्मनी के एक खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक बेसल। इन्होंने तारकीय लंबन को सबसे पहले मेजर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 दूरवर्ती तारों के मुकाबले में निकटवर्ती तारे सूर्य की स्थिति में प्रतिदिन लगभग कितने डिग्री का बदलाव देखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 1 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ग्रहों की कक्षाओं का आकार क्या है? इसका सही आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन पहल किस अंग्रेज खगोल शास्त्री ने किया जिन्होंने इससे पहले अरुण ग्रह की भी खोज की है? तो इसका सबसे सही आंसर होगा विलियम हर्शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद गैस और धूल के चमकते हुए धुंधले बादलों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा निहारिका, जिसको नेब्यूला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस खगोल शास्त्री ने सूर्य केंद्रीय मॉडल को अस्वीकृत किया? इसका सही आंसर होगा हार्लो शेप्ली। सन 1918 में जो खगोल शास्त्री थे हार्लो शेप्ली ने सर्वप्रथम जो है आकाशगंगा मंदाकिनी का परिणाम और आकार का सर्वेक्षण किया। उसने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह दिखाया कि सूर्य जो है आकाशगंगा मंदाकिनी, जिसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं, वो उसके केंद्र में नहीं है बल्कि केंद्र से बहुत दूर है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यह हमारा गैलेक्सी है। गैलेक्सी का ये टॉप व्यू है जिसमें सूर्य की पोजीशन को यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे है। अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा जो सेंटर से इतनी दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा 1 लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष। अगर एक प्रकाश वर्ष जो होता है 90 खरब किलोमीटर के बराबर होता है, जो कि 9 × 10 की पावर 12 किलोमीटर होता है, या फिर इसको अगर मीटर में लिखना चाहे तो 9 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसकी इतनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा घूर्णन यानी कि रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 18 जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के चारों ओर घूमे तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा परिक्रमा यानी कि रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 तारे आकाश में एक निश्चित नमूने बनाते हुए प्रतीत होते हैं। इन तारों या तारों के समूह से बने इन नमूनों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आकाश को कुल कितने तारामंडलों में बांटा गया है जिनमें से प्रत्येक की एक निश्चित सीमा है? तो इसका सही आंसर होगा 88 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 हम किस मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी में रहते हैं और इसका आकार कैसा है? हम जो रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसको आकाशगंगा मंदाकिनी भी कहते हैं, और इसका आकार जो है स्पाइरल है। ये हमारा गैलेक्सी है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी भी बोलते हैं। ये इसका व्यू है, ये इसका टॉप व्यू। अगर आप इसका देखेंगे तो वो स्पाइरल दिखता है, ऐसा ओपन होता हुआ दिखेगा। अगर इसका साइड व्यू को देखेंगे तो ये एक डिस्क के जैसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र से लगभग कितने प्रकाश वर्ष दूर स्थित है? इसका सही आंसर होगा 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी किसका एक समूह होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये जो होते हैं तारों, गैसों और धूल के बादलों के समूह होते हैं। इसमें ये सब चीज़ें विद्यमान होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रकार के तारा समूह में 10 से 1000 तक के लगभग तारे होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गांगेय समूह यानी कि गैलेक्टिक क्लस्टर। सूर्य जैसे तारे और अन्य तारों के समूह को गांगेय समूह यानी कि गैलेक्टिक क्लस्टर कहते हैं। ये एक साथ मिलकर चक्र के भीतर घूमते हैं। जैसे हमारा सूर्य भी जो है ये गांगेय समूह का ही पार्ट है। नंबर 25 किस प्रकार का तारा समूह 10,000 से लेकर लाखों तारों से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा गोलाकार समूह, ग्लोब्यूलर क्लस्टर। मंदाकिनी में गोलाकार समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रभामंडल में यानी कि हेलो में। देखिए फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा गैलेक्सी है। ये इसके चारों ओर जो चक्र दिख रहा है ये इसका
हेलो है यानी कि प्रभा मंडल है, इसका यहाँ तक इसका प्रभाव है। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये ग्लोबुलर क्लस्टर हैं यानी कि गोलाकार समूह हैं। और जो इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो जो होते हैं गैलेक्टिक क्लस्टर होते हैं। जो गैलेक्टिक डिस्क दिख रही है इसी में ही जो होते हैं आपका गैलेक्टिक क्लस्टर्स पाए जाते हैं यानी कि गांगे समूह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मांड को एक व्यवस्था मानिए और अपने ग्रह पृथ्वी को उसकी सबसे छोटी उपव्यवस्था। तब निम्नलिखित को क्रमानुसार इस तरह से लिखिए कि हर पहले आने वाला निकाय बाद में आने वाले निकाय का एक हिस्सा हो। इस प्रकार सही क्रम क्या होगा? ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आकाशगंगा मंदाकिनी, सी अतिसमूह, डी सौर परिवार, ई मंदाकिनियों के स्थानीय समूह। तो इसका सही क्रम जो होगा सबसे पहले जो होगी पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद जो है आपका डी यानी कि सौर परिवार आएगा, उसके बाद आकाशगंगा मंदाकिनी, फिर मंदाकिनियों के स्थानीय समूह, फिर सी अति समूह। ये जो होंगे एक के बाद एक सही क्रम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कास्ट एल्कोहल किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा मेथेनॉल को। इसे कास्ट एल्कोहल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये एक समय में प्रायः जो होता लकड़ी के भंजक कासवन से बनाया जाता था यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको बनाया जाता था। मेथनॉल जो है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र जो होता है CH3OH होता है, CH3OH। इसे मेथिल एल्कोहल, कास्ट एल्कोहल और कास्ट नेप्था, मेथिल हाइड्रेट या फिर कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29, मधुमक्खी तथा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा फार्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCOOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकाशगंगा मंदाकिनी ब्रह्मांड के केंद्र में है, अति समूहों से भी अधिक दूरियों के पैमाने पर देखने से ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा लगता है, सितारों और मंदाकिनियों के बीच अंतरिक्ष शून्य है, डी हम ब्रह्मांड का किनारा देख सकते हैं, ई अंतरतारकीय यानी कि इंटरस्टेलर अंतरिक्ष गैस के बादलों, धूल और अंतरिक्ष किरणों से भरा है, अंतरतारकीय पदार्थ में कार्बनिक अणु भी पाए गए हैं, एफ ब्रह्मांड बहुत विशाल है जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैला है, यह बहुत प्राचीन भी है और लगभग 15 से 20 अरब प्रकाश वर्ष पुराना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ई और ऑप्शन एफ, इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31, मैच कीजिए कि कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर जो होगा पहला का सी, पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। दूसरे का आंसर होगा ई यानी कि सूर्य एक तारा है जो आकाशगंगा के केंद्र से काफ़ी दूर स्थित है। तीसरे का बी यानी कि तारों का समूह जो एक पैटर्न में व्यवस्थित होता है उसको तारामंडल कहते हैं। चौथे का है एफ यानी कि एक मंदाकिनी है जिसमें अरबों तारे, धूल और गैस हैं। पांचवे का है ए, ये मंदाकिनियों के कुछ समूह कुछ से लेकर हजारों मंदाकिनियाँ तक होती है। 6 अति समूह, इसका आंसर होगा डी यानी कि कई समूहों का संग्रह है जिसका फैलाव कई लाख प्रकाश वर्ष दूर तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेटल स्नैक किस तरह की विकिरणों को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अवरक्त विकिरणों यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को ये अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 33, गुंज भंजिका यानी कि बम्बल बीज किस तरह की विकिरणों को पहचान लेते हैं? तो उसका सही आंसर होगा परावैंगनिक किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34, चमगादड़ यानी कि बैट्स किस तरह की विकिरणों को पहचान लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो रेडियो वेव्स को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्रमिक श्रृंगों यानी कि क्रेस्ट या फिर गर्त यानी कि ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कहा जाता है। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं वो सिंपल एक तरंग का डायग्राम है जिसमें तरंग जो है एक ऊपर एक बार आती है एक बार नीचे जाती है, जो ऐसे ऐसे करके ये मूव करती है। जिसमें सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है नीचे वाला पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ट्रफ। तो जो कोई भी 2 ट्रफ यानी कि गर्त या फिर श्रिंग यानी कि क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है उसको हम लोग लैम्डा कहते हैं। यही जो होता है हमारा वेवलेंथ कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 36, 1 सेकंड में तरंग द्वारा जितनी साइकिल पूरी की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसका जो इकाई होता है दोलन प्रति सेकंड यानी कि हर्ट्ज होता है। अगर हम लोग फिगर से समझें तो 1 सेकंड में कोई वेव कितने बार अप एंड डाउन करती है वही जो है उसका आवृत्ति कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच के सही संबंध है तो उसका सही आंसर होगा
जो ये जो होता है c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। c जो है प्रकाश की गति है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस गुण वाली तरंगे अधिक ऊर्जा ले जा सकती हैं? पहला ऑप्शन है ऊंची आवृत्ति या फिर छोटी तरंग दैर्ध्य, बी छोटी आवृत्ति या ऊंची तरंग दैर्ध्य, सिर्फ आवृत्ति पर निर्भर करती है या इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसकी ऊर्जा को हम प्लैंक रिलेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। ये इसका रिलेशन होता है जिसमें ई जो है ऊर्जा है और एच जो है हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, और जो वी दिख रहा है ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग c बाई लेमडा रखें जो इस वाले फॉर्मूले से आया है, तब आप देखेंगे कि जो लेमडा है यानी कि तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ जो है आपका एनर्जी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ऊर्जा जो होगी कम होती जाएगी, ऊर्जा ले जाने की कैपेसिटी। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होगा वैसे वैसे इसकी ऊर्जा अधिक होती जाएगी। तो ये इसके बीच का रिलेशन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गामा रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगे। अब ये स्पेक्ट्रम वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, यहाँ पे है, और जो गामा रेज है वो सबसे लास्ट में है इस चार्ट में, जिसमें रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो होती है 10⁴ हर्ट्ज के बराबर होती है, और जो गामा रेज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20 हर्ट्ज के बराबर होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।